फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आपका पूछा गया है 2012 नवंबर के आपके एग्जाम में, जो कि ऑफलाइन क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा गया है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको एक चीज़ बता दें और कि हम आपको 2012 से लेकर के 2018 तक के, यानी कि 2018 नहीं, 2021 तक के ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस को सभी को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बारी बारी से आपको जो है कि डेली बाय डेली वन प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका एक जो है प्रीवियस पेपर कंप्लीट होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज जो करते हैं क्वेश्चन 2012 में, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था और आप किन तरीके से उन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन आने वाला है ये। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपको बता दें कि जो बिहार के गाँव में जो किसान होते हैं, जो मधुमक्खी पालन का जो समय होता है, तो वो आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी इन चार ऑप्शन में से तीन जो है एक समान है किसी भी प्रकार से, और एक जो है भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला। तो बात करें अगर पेट्रोल, पैराफिन, मोम की, ये तो तीनों जो है कि तरल पदार्थ होते हैं, तीनों जो है कि द्रव के रूप में होते हैं। कोयला जो है कि ठोस होता है, तो ये अलग बन गया। तो राइट आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। निफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो निफेंथिस जो पौधा होता है दोस्तों, ये आपके जो भारत में जो पाया जाता है, ये आपके मेघालय में पाया जाता है। तो याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका बनेगा जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एक पश्मीना साल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना साल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। यानी एक साधारण कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, ये बताना है। तो ये लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। और इसको बुनने में जो समय लगता है वो लगता है आपका 250। कितने? 250 घंटे लगते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 और 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो तरुण भारत संघ नामक जो समूह है, ये आपका पुरानी झीलों जो हैं उनको पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। ठीक है, पुनः बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से मोटी बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो देखिए, अगर हम बात करें कि पेड़ के तनों की बनी की लकड़ी की ढालू छतें, तो ये आपका नहीं होता है। बाकी अगर बात करें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से मोटी बनी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ये बातें सही हैं। तो BCD आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। ये जो है लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं हैं, याद रखेंगे, इससे आपको और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा उर्वर बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो देखिए, अगर एक ही तरीके की फसल अगर किसान बार बार उगाएं, या फिर आप उगाते हैं और बहुत से ज़्यादा जो है कि रसायनों का यूज़ करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं, तो आपकी जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है? तो बंजर हो जाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों का द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग,
अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए जो चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग है वो आपका पिसा हुआ चावल से बने के चावल के रंगीन घोल बने होते हैं। तो बिल्कुल सही होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से रोग फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पहले में दिया है मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो जो आपका मच्छरों से फैलने वाला रोग है वो है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है, या बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है। तो यहाँ पर अगर हम पेट्रोलियम के बारे में सही जो बात है वो बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा कि बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का क्या होता है? तेल होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये बात जो है कि गलत है। जहरीले सांप के क्या होते हैं? केवल 2 जो है कि खोखले दांत होते हैं, ये बात सही है। यहाँ पर 4 दे दिया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ए बी डी किस में है? आपको ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। तो स्टेशन का नाम, पहुँचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी और दिन दिया गया है। तो पूछा गया है कि उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः कितना है? दूरी भी निकालना है और आपको समय भी निकालना है। दूरी आपका देखिए सूरत से पूछा है मंडगांव। तो ये एक बात देखिए, ये जो चारों है ना स्टेशन के जो नाम हैं ये आपको ध्यान देना है। एक मेन स्टेशन है और यहाँ से ये इस तरीके से जा रहे हैं, तो बीच में जो है कि आपका जो है कि ये पड़ता जाएगा। तो पहले आपका जो पड़ेगा सूरत, फिर उसके बाद वलसाड़, भिवंडी और ये मान लीजिए कि मंडगांव है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये स्टेशन से जो है सभी ट्रेनें छूट रही हैं। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए अब ये जो है पहुंचने का, सूरत पहुंचने का समय यानी इसमें इस जगह पे ट्रेन के पहुंचने का समय क्या है? तो ये 16:15 है और प्रस्थान करने का समय यहाँ से 16:20 है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक की दूरी यानी मंडगांव तक की दूरी की क्या थी? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं तो देखिए 1509 है। कितना है? 1509। ये आपका किलोमीटर में है, तो 1509 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है यानी मंडगांव तक। उसके बाद यहाँ पे बोला है सूरत तक की कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? तो 530 किलोमीटर है। कितना है? 530 किलोमीटर। और पूछा क्या है? सूरत से लेके मंडगांव की दूरी, तो मंडगांव की दूरी यही होगी सूरत से मंडगांव। तो यानी कि टोटल में से 530 को आपको घटाना पड़ेगा। तो 1509 यहाँ पे 1509 में से क्या करेंगे? 530 को घटा लीजिए। जब 530 को घटाएंगे तो 9 में से 0 गया, आपका बचेगा 9। यहाँ पर आपका बच गया 10, 10 में 7 3 गया 7, और यहाँ पे बचेगा आपका ये 15 था तो 15 14, 14 में से 5 ही जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9। यानी 979 आपका जो है कि किलोमीटर बनेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है 16:20, प्रस्थान का समय देखेंगे 16:20 यानी 4:20 से चलेगा। और नेक्स्ट दिन यानी कि यहाँ पर देखिए अब ये पहुँचेगा कितने बजे? यहाँ पे 7:35 पे, 7:35 पे कितने बजे? 7:35 पे पहुँचेगा। यहाँ पे आपका 4:20 है। ध्यान दीजिएगा। तो जब आप 4:20 से चले जाएंगे, पूरा 7 है यानी 4:20 से 4:20 तक जाएंगे ही, यानी कि पहुंच रहे हैं। तो जब सुबह में पहुंचेंगे 4:20 तक, तो वहां तक हो गया आपका 12 घंटे। 12 घंटे हो गया। 12 घंटे होने के बाद आप 7 बजे तक जाएंगे, तो 4 से जब 7 बजे तक जाएंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 1 से 2, 2 से 3 और 4 घंटे कितने हो जाएंगे? 4 घंटे। तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16। उसमें से आपको देखिए यहाँ पर 20 है, ये 35 है। 35 यहाँ पे अधिक हो रहा है ना, और यहाँ पे 20, तो उसमें से आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल? तो 15 घंटे। हालांकि ये 7 ही दिया है, तो 12 4
4 आपको जोड़ना नहीं है, आपको 3 ही जोड़ा है, तो 12 3 15 हो गया। और जो आपका मिनट इसमें से बचेगा 35 में से 20 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 15। तो कितना आ जाएगा आपका 15 घंटे और जो है कि 15 मिनट आएगा, 15 घंटे 15 मिनट आएगा। तो देखिए 979 और 15 घंटे और 15 मिनट किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है कि अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। तो अल बिरूनी किस देश से आया था, तो अल बिरूनी आया था आपका उज्बेकिस्तान से। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि कांसा यानी ब्रांज के विषय में जिनका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा यानी कापर तथा जिंक यानी जस्त की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है, या कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो कांसा के बारे में जो कथन सत्य है वो है आपका थर्ड, कि कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। याद रखेंगे आप लोग निश्चित रूप से। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपको क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, बात बिल्कुल सही है, यानी घर्षण से के विषय में ये उदाहरण बहुत अच्छा है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण क्या ही हमारे पास लौटती है, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है गुरुत्वाकर्षण जो है कि बल के कारण वो नीचे आती है, न कि घर्षण बल के कारण। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, तो ये बात सही है। ए बी डी आपका बिल्कुल सही है। तो ए बी डी आपका किस में है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ए बी डी आपका किस में है, तो 4 में है, तो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? यदि सभी बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं तो सबका साथ सबका विकास किस में होता है, तो समावेशी शिक्षा में होता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है दोस्तों कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो यदि सरिता की शिक्षिका उसे समूह चर्चा, समूह परियोजना में जैसे इसमें शामिल कर रही है, तो वो जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का अनुगमन जो है कि कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है जो कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त होगा? दिया है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, या अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ये जो है हमारे उद्देश्य से सही होने वाला सबसे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसे पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देता है। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्बलन को। तो यदि ऐसा हो रहा है कि जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जुड़ने में सहायता करता है, तो ये होता है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है।
उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो यहाँ पर अगर संकल्पनाओं के द्वारा सीखती है तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन। इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को क्या करती है, सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले अवातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, तो किसको छोड़कर? शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता के अलावा विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, तो किसको छोड़कर? तो पौष्टिकता की गुणवत्ता को छोड़कर। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो देखिए दोनों के बीच में क्या है, अलग अलग भिन्नताएं हैं। तो ये जो संकेत कर रहा है आपका वैयक्तिक भिन्नता को क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है, क्या परिणाम है? इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक शिक्षा, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता। तो इसका जो परिणाम है तो क्या है, वो है आपका उच्च नैतिक शिक्षा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट होने वाला लगभग क्वेश्चन कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो संबंधित होता है आपका पढ़ने के साथ संबंधित होता है, जिसमें बच्चा वाज को सा को वाज इस तरीके से जो है कि पढ़ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कहानी और कथन के माध्यम से जो है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं को समझाया जाता है, तो किसकी सहायता करता है? तो ये होता है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 आपका है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय जो है श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, हाथ का, पैर का, अपने संकेतों का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या करता है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 87 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? किसका प्रयोग करना? पोर्टफोलियो का, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पोर्टफोलियो जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान विधि, सहयोगात्मक अधिगम विधि, निर्देशित खोज। तो के अलावा क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो डैश के अलावा, तो किसके अलावा? तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए किस पे? विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के अगर जो शिक्षक हैं तो उनको विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रयोगों की वजह से वो बच्चे जो है संकल्पनाओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं, स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतःनिर्मित या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें जो अभ्यास और गतिविधियां हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रकरणों में अंतःनिर्मित होनी चाहिए। तो उसमें जो है कि संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बोध प्रश्न कर पाएंगे। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट क्वेश्चंस, यानी कि 2012 में जो नवंबर में आपका पेपर हुआ था उसके जो 30 क्वेश्चन से उसको हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए दोस्तों, यानी 2013 का पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में हमें ये बात जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।